नमस्कार। आज हम राजस्थान के इतिहास की कुछ सुनहरी, कुछ धूल भरी गलियों में झांक रहे हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है जो हमें मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और हाँ, चौहानों की कहानियों तक ले जाएगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ राजाओं के नाम या तारीखें नहीं है। कोशिश ये समझने की है कि इन बड़े राजवंशों ने, इन खानदानों ने राजस्थान की पहचान को कैसे गढ़ा, उनके उतार चढ़ाव, उनकी लड़ाइयाँ, उनकी कला, ये सब क्या मायने रखते थे। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं मेवाड़ से। गुहिल या कह लें सिसोदिया वंश। नाम सुनते ही चित्तौड़ का किला आंखों के सामने आ जाता है। हाँ, मेवाड़ के पुराने नाम भी थे शायद, मेटपाट। हाँ, मेदपाट, प्रागवाट, शिवी जनपद, ये सब नाम मिलते हैं। और गुहिल वंश, जो खुद को सूर्यवंशी मानते थे, उनकी कहानी बहुत पुरानी है। कहते हैं कि दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजवंशों में से एक थे ये। अच्छा। जी, संस्थापक तो गुहिल थे। करीब 566 ईस्वी के आसपास की बात है। सामूली अभिलेख से पता चलता है। पर मेवाड़ का नाम असल में रोशन किया बापा रावल ने। बाबा रावल, हाँ, इनका नाम तो बहुत सुना है। वो हारित ऋषि के आशीर्वाद वाली कहानी और चित्तौड़ की जीत। 734 ईस्वी। बिल्कुल। और सिर्फ जीत ही नहीं, कहते हैं मुस्लिम हमलावरों को ठेठ गजनी तक खदेड़ा था अरे उन्होंने। वाह, गजनी तक। हाँ, इसीलिए इतिहासकार सीवी वैद्य ने उनकी तुलना यूरोप के चार्ल्स मार्टेल से की है। उन्होंने अपनी राजधानी नागदा को बनाया, कैलाशपुरी में भव्य एकलिंगजी मंदिर बनवाया। और ये भी सुना है कि मेवाड़ के राजा खुद को राजा नहीं मानते थे, दीवान मानते थे। सही पकड़ा आपने। वो खुद को एकलिंगजी का दीवान कहते थे। मतलब असली शासक तो भगवान शिव हैं, हम तो बस उनके प्रतिनिधि हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी, उनकी सोच दिखाती है। ये तो है। अच्छा, फिर मेवाड़ के इतिहास में एक बड़ा दर्दनाक मोड़ आता है। चित्तौड़ का पहला साका 1303 में, अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की कहानी। साका का ठीक ठीक मतलब क्या होता है? साका दरअसल एक अंतिम बलिदान होता था। जब लगता था कि हार निश्चित है, तो दुश्मन के हाथ पड़ने से बचने के लिए पुरुष केसरिया बाना पहनकर किले के द्वार खोलकर आखिरी निर्णायक लड़ाई के लिए निकल पड़ते थे। इसे केसरिया कहते थे। और महिलाएं? और रानियां और बाकी महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर करती थीं। मतलब सामूहिक आत्मदाह, अक्सर एक बड़ी चिता में कूदकर। रानी पद्मिनी और राजा रत्न सिंह के समय 1303 में यही हुआ था। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुन के। खिलजी ने चित्तौड़ जीत लिया था फिर? हाँ, उसने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और उसका नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। अमीर खुसरो ने अपनी किताब खजाइने फुतूह में इसका जिक्र किया है। और बाद में, काफी बाद में, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी, जिससे पद्मिनी की कहानी घर घर पहुंच गई। लेकिन मेवाड़ हारा नहीं, मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। राणा हम्मीर आए इसके बाद। बिल्कुल। सिसोदा के सामंत थे हम्मीर। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मेवाड़ को फिर से संगठित किया और चित्तौड़ पर वापस अधिकार कर लिया। इसीलिए उन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, या फिर विषम घाटी पंचानन, मतलब मुश्किल हालात में शेल की तरह लड़ने वाला। यहीं से सिसोदिया शाखा और राणा उपाधि का दौर सही मायनों में शुरू हुआ। हमीर के बाद राणा लाखा का नाम आता है, जिनके समय में वो चांदी की खान मिली थी। हाँ, राणा लाखा या लक्ष्य सिंह, उनके समय जावर में चांदी और सीसे की खानें मिली, जिससे मेवाड़ की आर्थिक स्थिति काफी सुधरी। और वो पिछौला झील भी उन्हीं के समय एक बंजारे ने बनवाई थी, कहते हैं। नटनी का चबूतरा भी वहीं है। और वो हंसाबाई से शादी और कुंवर चुंडा की प्रतिज्ञा वाली कहानी, मेवाड़ के भीष्म। हाँ, वो भी राणा लाखा के समय की ही बात है। चुंडा ने अपने पिता के विवाह के लिए राजगद्दी का त्याग कर दिया था, इसीलिए उन्हें मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। और सलुम्बर ठिकाने को विशेष अधिकार मिले थे इसी वजह से। अच्छा, फिर मौकल और उनके बाद आते हैं महाराणा कुंभा। इनका नाम तो जैसे मेवाड़ के इतिहास का दूसरा नाम है। किले, मंदिर, संगीत, साहित्य, हर जगह कुंभा का जिक्र है। बिना किसी शक के। कुंभा का काल 1433-68 सही मायने में मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। वो सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक महान निर्माता, एक विद्वान, संगीतज्ञ, सब कुछ थे। उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया था ना, सारंगपुर की लड़ाई में। जी हाँ, 1437 में। और उसी जीत की याद में उन्होंने चित्तौड़ में वो अद्भुत विजय स्तंभ बनवाया, 9 मंजिला इमारत। सोचिए, उस जमाने की वास्तुकला। आज राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है वो। और कहते हैं उन्होंने मेवाड़ के 84 में से 32 किले बनवाए या मरम्मत करवाई, जिसमें कुंभलगढ़ सबसे खास है। बिल्कुल।
कुंभलगढ़ का किला तो बेमिसाल है। उसकी दीवार चीन की दीवार के बाद दुनिया में दूसरी सबसे लंबी मानी जाती है। वास्तुकार थे मंडन, और इसी किले के सबसे ऊपरी हिस्से में है कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। मेवाड़ की आंख क्यों? जा सकती थी, इतनी ऊंचाई पर है। कुंभा ने कई मंदिर भी बनवाए, जैसे कुंभ स्वामी मंदिर, मीरा मंदिर, संगीत पर ग्रंथ लिखे जैसे संगीत राज। खुद बहुत अच्छे वीणा वादक थे। उपाधियां भी तो थी उनकी, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुरतान। हाँ, अभिनव भट्टाचार्य मतलब संगीत का महान ज्ञाता। हिंदू सुरतान उनके प्रभाव को दिखाता है। उनके दरबार में कई विद्वान थे, कान्हा व्यास, मंडन, रमाबाई, जिन्हें वागीश्वरी कहते थे। पर इतने महान शासक का अंत बहुत दुखद हुआ। उनके बेटे ने ही उनकी हत्या कर दी, उदा ने। हाँ, ये इतिहास की एक कड़वी सच्चाई है कि उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी थी। खैर, कुंभा के बाद मेवाड़ के एक और महान योद्धा हुए राणा सांगा या संग्राम सिंह। राणा सांगा, खानवा के युद्ध वाले, बाबर के खिलाफ लड़े थे जो। जी हाँ, वही राणा सांगा 1509-28। कहते हैं उनके शरीर पर तलवारों के 80 घाव थे। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खातोली और बाड़ी के युद्धों में हराया था। फिर बाबर के खिलाफ उन्होंने पाती पेरावण की परंपरा को पुनर्जीवित किया। पाती पेरावण, ये क्या थी? ये एक पुरानी राजपूत परंपरा थी, जिसके तहत युद्ध के समय सभी राजपूत राजाओं को एक झंडे के नीचे इकट्ठा होने का न्योता भेजा जाता था। और खानवा के युद्ध में मारवाड़, बीकानेर, आमेर, मेड़ता, सिरोही, लगभग सभी बड़े राजपूत राजा सांगा के साथ थे। मेवात के हसन खां मेवाती भी शामिल हुए थे। ये बहुत बड़ी एकता थी उस समय। लेकिन इतनी बड़ी एकता के बावजूद खानवा में हार क्यों हो गई? इसके कई कारण माने जाते हैं। एक तो बाबर के पास तोपखाना था और उसकी तुलगुमा युद्ध पद्धति, वो राजपूतों के लिए बिल्कुल नई चीज थी। और शायद इतनी बड़ी सेना में आपसी तालमेल की कुछ कमी रह गई हो। सांगा घायल हो गए थे शायद। हाँ, सांगा युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए थे। झाला अज्जा ने उनका राजसी छत्र धारण करके युद्ध जारी रखा ताकि सेना का मनोबल ना टूटे, पर अंत में हार हुई। सांगा को हिंदू पत भी कहा गया, लेकिन इस हार ने उत्तर भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी। सांगा के बाद उनकी रानी कर्मावती ने भी बहादुरी दिखाई थी। चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था उनके समय। हाँ, सांगा के बेटे विक्रमादित्य छोटे थे तो रानी कर्मावती संरक्षिका बनी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ पर हमला किया 1535, तो कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। लेकिन मदद पहुंचने से पहले ही युद्ध हुआ। बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ और रानी कर्मावती ने जौहर किया। ये चित्तौड़ का दूसरा साका था। और फिर उदय सिंह, जिन्हें पन्ना धाय ने बचाया था अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर। जी, ये कहानी तो मेवाड़ की स्वामी भक्ति और बलिदान का प्रतीक है। पन्ना धाय ने बनवीर से बचाने के लिए अपने बेटे को उदय सिंह की जगह सुला दिया और राजकुमार को सुरक्षित कुंभलगढ़ पहुंचा दिया। बाद में उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया 1559 में। लेकिन उदय सिंह के समय ही अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया था ना, 1567-68 में। हाँ, अकबर का वो हमला बहुत भीषण था। उदय सिंह किले की जिम्मेदारी जयमल और पत्ता को सौंपकर गिरवा की पहाड़ियों में चले गए थे। जयमल और पत्ता ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः वीरगति को प्राप्त हुए और चित्तौड़ में तीसरा साका हुआ 1568। कहते हैं अकबर भी जयमल पत्ता की वीरता से बहुत प्रभावित हुआ था। हाँ, इतना प्रभावित हुआ कि उसने आगरा के किले के बाहर हाथी पर सवार उन दोनों वीरों की मूर्तियां लगवाईं। उदय सिंह के बाद वो शासक जिनका नाम शायद मेवाड़ के इतिहास में सबसे ज्यादा लिया जाता है, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1572-97, नाम ही काफी है। जन्म कुंभलगढ़ में हुआ, अकबर के सामने कभी न झुकने वाले स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक। अकबर ने उन्हें मनाने के लिए दूत भी भेजे थे, 4 दूत। हाँ, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, एक के बाद एक 4 दूत भेजे संधि करने के लिए। लेकिन प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। और फिर हुई हल्दी घाटी की लड़ाई 18 जून 1576। बिल्कुल, एक तरफ प्रताप और उनके साथ हकीम खां सूर जैसे पठान योद्धा और भील सरदार पूंजा। दूसरी तरफ अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व आमेर के मानसिंह और आसफ का कर रहे थे। युद्ध का नतीजा क्या रहा? कहते हैं कोई निर्णायक जीत हार नहीं हुई। हाँ,
इसे अनिर्णायक युद्ध माना जाता है। प्रताप घायल हुए, उनके वफादार घोड़े चेतक ने उनकी जान बचाई, झालामान या बीदा ने प्रताप का मुकुट पहनकर युद्ध भूमि में बलिदान दिया। इस युद्ध ने प्रताप का कद और उनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ा दी। कर्नल टॉड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। जी हाँ, और बाद में दिवेर का युद्ध 1582 हुआ, जिसे टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। इसमें प्रताप की सेना को मुगल सेना पर एक निर्णायक जीत मिली थी। अच्छा, दिवेर में जीत हुई थी। हाँ, इसके बाद प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया, जो अगले लगभग 28 सालों तक मेवाड़ की राजधानी रही। यहीं पर चावंड चित्रकला शैली का विकास हुआ। उनके दरबार में चक्रपाणी मिश्र जैसे विद्वान थे। और भामाशाह का जिक्र भी आता है प्रताप के साथ। बिल्कुल, जब प्रताप आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, तब उनके मंत्री भामाशाह ने अपनी पूरी निजी संपत्ति उन्हें सौंप दी थी, ताकि वो सेना को फिर से संगठित कर सकें। इसीलिए भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक या दानवीर कहा जाता है। प्रताप के बाद उनके बेटे अमर सिंह ने मुगलों से संधि कर ली 1615 में। हाँ, अमर सिंह प्रथम ने जहांगीर के साथ मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 की। ये एक मुश्किल फैसला था, दशकों के संघर्ष के बाद लिया गया। क्या ये मेवाड़ की हार मानी गई? देखिए, एक तरह से मेवाड़ की पूर्ण स्वतंत्रता का अंत तो हुआ, लेकिन संधि की शर्तें काफी सम्मानजनक रखी गई थीं। जैसे राणा खुद कभी मुगल दरबार में हाजिर नहीं होंगे, उनका बेटा यानी युवराज जाएगा। चित्तौड़ किला वापस मिल गया, हालांकि उसकी मरम्मत की इजाजत नहीं थी, और मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाने की शर्त भी नहीं थी। तो मतलब एक तरह से शांति स्थापित हुई। हाँ, इस संधि से मेवाड़ में लंबे समय बाद शांति आई, जिससे कला और स्थापत्य को फिर से फलने फूलने का मौका मिला। और फिर एक और प्रतापी शासक हुए राज सिंह 1652-1680, जिन्होंने औरंगजेब से टक्कर ली। बिल्कुल, महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब की कई नीतियों का खुलकर विरोध किया, जैसे जजिया कर का विरोध। उन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह को भी औरंगजेब के खिलाफ मदद दी। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया, जिसे औरंगजेब भी चाहता था। अच्छा, और वो हाड़ी रानी सहल कंवर का बलिदान भी इन्हीं के समय हुआ था। हाँ, वो कहानी भी राज सिंह के समय की ही है। सांस्कृतिक रूप से भी उनका योगदान बड़ा है। उन्होंने मथुरा से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति को सिहाड़ गांव में स्थापित करवाया, जो आज नाथद्वारा कहलाता है। कांकरोली में द्वारिकाधीश मंदिर बनवाया। राजसमंद झील भी उन्होंने ही बनवाई थी। जी हाँ, अकाल राहत कार्यों के तहत गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील बनवाई, और उसी झील के किनारे 9 चौकी पाल पर राज प्रशस्ति खुदवाई, जो संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। रणछोड़ भट्ट तैलंग ने इसे लिखा था। उनकी उपाधि थी विजय कटकातू। वाह, मेवाड़ का इतिहास तो सच में वीरता, बलिदान और कला से भरा पड़ा है। अच्छा, अब थोड़ा पश्चिम की ओर चलते हैं। मारवाड़ यानी जोधपुर, राठौड़ों का इलाका। हाँ, मारवाड़ के राठौड़। इनकी उत्पत्ति पर भी अलग अलग मत है। कुछ कहते हैं कन्नौज के गहड़वाल वंश से है, कुछ दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से जोड़ते हैं। आदि पुरुष या संस्थापक माने जाते हैं राव सिंहा, जो कहते हैं कन्नौज से पालीवाल ब्राह्मणों की मदद के लिए आए थे। और राजधानी पहले मंडौर थी। हाँ, राव चुंडा ने प्रतिहारों से दहेज में मिले मंडौर को राजधानी बनाया, लेकिन जोधपुर शहर और मेहरानगढ़ का शानदार किला बनवाया राव जोधा ने 1459 में। वो आवल बावल की संधि के बाद हुआ था, जिससे उन्हें मंडौर वापस मिला था। मेहरानगढ़, वो किला तो आज भी जोधपुर की शान है। मारवाड़ में सबसे शक्तिशाली शासक कौन माने जाते हैं? राव मालदेव का नाम सुना है? बिल्कुल, राव मालदेव 1531 से 62 बहुत ही महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक थे। फारसी इतिहासकारों ने उन्हें हशमत वाला राजा कहा है, मतलब वैभव वाला राजा। कहते हैं उन्होंने 52 युद्ध लड़े और 58 परगने जीते। लेकिन शेरशाह सूरी से हार गए थे गिरी सुमेल की लड़ाई में। हाँ, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 बहुत महत्वपूर्ण था। मालदेव की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन कुछ गलत फहमियों और शेरशाह की चालों की वजह से हार गई। लड़ाई इतनी मुश्किल थी कि जीतने के बाद शेरशाह सूरी के मुंह से निकला, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। बाप रे, मतलब कांटे की टक्कर थी। और मालदेव की रूठी रानी उमादे की कहानी, वो क्या थी? हाँ, उमादे जैसलमेर की राजकुमारी थीं। कहते हैं शादी के बाद किसी बात पर मालदेव से ऐसी रूठी कि जीवन भर अजमेर के तारागढ़ किले में रहीं, कभी जोधपुर वापस नहीं आई। इसीलिए रूठी रानी के नाम से जानी जाती हैं। अच्छा,
मालदेव के बाद राव चंद्रसेन हुए, जिन्होंने अकबर का विरोध किया। ठीक महाराणा प्रताप की तरह। जी हाँ, राव चंद्रसेन 1562-81। अकबर ने 1570 में नागौर में दरबार लगाया था, जहां कई राजपूत राजाओं ने अधीनता स्वीकार की। लेकिन चंद्रसेन वहां से चले आए। उन्होंने जीवन भर मुगलों से संघर्ष किया, कभी भादरा जून के किले में तो कभी सिवाना के जंगलों में। इसीलिए उन्हें मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, या प्रताप का अग्रगामी। और भूला बिसरा राजा क्यों? मारवाड़ का प्रताप इसलिए कि उन्होंने प्रताप की तरह ही स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया। प्रताप का अग्रगामी क्योंकि उनका संघर्ष प्रताप से पहले शुरू हो गया था। और भूला बिसरा राजा शायद इसलिए क्योंकि इतिहास ने उन्हें उतनी पहचान नहीं दी जितनी महाराणा प्रताप को मिली। उन्होंने भी अपना राज्य खोया, जंगलों में भटके, पर झुके नहीं। ये तो दुखद है। तो फिर मारवाड़ ने भी मुगलों से रिश्ते जोड़े? हाँ, चंद्रसेन के बाद उनके भाई मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी बेटी मानीबाई, जिन्हें जगत गोसाई भी कहते हैं, उनका विवाह जहांगीर से किया। इन्हीं से शाहजहां का जन्म हुआ था। अच्छा, फिर गज सिंह हुए, जिन्हें दलथंबन की उपाधि मिली, और उसके बाद जसवंत सिंह प्रथम। ये तो बड़े विद्वान भी थे। हाँ, जसवंत सिंह प्रथम 1638-78 शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समय में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह का साथ दिया था। वो खुद भी अच्छे लेखक थे। भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय जैसी किताबें लिखीं। उनके काबुल जमरूद में देहांत पर औरंगजेब ने कहा था, आज कुफ्र धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। और मुहणोत नैणसी, जिन्होंने नैणसीरी ख्यात लिखी, वो इन्हीं के दीवान थे। बिल्कुल, मुहणोत नैणसी मारवाड़ के इतिहासकार थे। उन्होंने नैणसीरी ख्यात और मारवाड़रा परगनारी विगत लिखी। मारवाड़रा परगनारा विगत को तो मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। उन्हें राजस्थानी का अबुल फजल भी कहा जाता है। जसवंत सिंह के बाद उनके बेटे अजीत सिंह को बचाने में दुर्गादास राठौड़ का बहुत बड़ा हाथ था ना? अरे, दुर्गादास राठौड़ का तो नाम ही मारवाड़ के इतिहास में अमर है। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जन्मे अजीत सिंह को औरंगजेब मारना चाहता था। तब दुर्गादास राठौड़ और गौराधाय, जिन्हें मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं, ने बड़ी चालाकी और बहादुरी से राजकुमार को दिल्ली से निकाला और लगभग 30 साल तक मुगलों से संघर्ष करके अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया। 30 साल। इसीलिए उन्हें राठौड़ों का यूलिसीज या राजपूताने का गैरिबॉल्डी कहते हैं। जी हाँ, उन्होंने औरंगजेब के विद्रोही बेटे शहजादा अकबर को भी शरण दी थी और उसके बेटे बेटी बुलंद अख्तर, सफियतुन्निसा की परवरिश भी की थी। ये उनकी नैतिकता दिखाता है। लेकिन बाद में अजीत सिंह ने उन्हें देश निकाला दे दिया। ऐसा क्यों? ये मारवाड़ के इतिहास की एक दुखद घटना है। कुछ दरबारी षड्यंत्रों और शायद अजीत सिंह की असुरक्षा की भावना के कारण ऐसा हुआ। दुर्गादास राठौड़ का अंतिम समय मेवाड़ और फिर उज्जैन में बीता। वहीं शिप्रा नदी के किनारे उनकी छतरी बनी हुई है। मारवाड़ का अणबिंधिया मोती भी कहते हैं उन्हें। बहुत खूब। अच्छा, मारवाड़ में वो खेजड़ली वाली घटना भी हुई थी ना, पेड़ों के लिए बलिदान? हाँ, वो महाराजा अभय सिंह के समय 1730 हुई थी। खेजड़ी के पेड़ काटने के आदेश के खिलाफ अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी थी। ये पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा और दर्दनाक उदाहरण है। सच में। और फिर मानसिंह हुए, जिन्हें सन्यासी राजा कहते हैं। हाँ, मानसिंह 1843 पर नाथ संप्रदाय का बहुत प्रभाव था। उन्होंने जोधपुर में महामंदिर बनवाया, जो नाथ संप्रदाय का बड़ा केंद्र है। नाथ चरित्र नाम की किताब भी लिखी। उन्होंने 1818 में अंग्रेजों से संधि की थी। उनके दरबारी कवि थे बांकी दास, जिन्होंने आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर जैसा प्रसिद्ध गीत लिखा। मारवाड़ का इतिहास भी कितना रंगीन है। चलिए अब थोड़ा उत्तर की ओर बीकानेर चलते हैं। ये भी राठौड़ों की ही एक शाखा थी। बिल्कुल। राव जोधा के ही एक बेटे राव बीका ने अपने चाचा कांधल और करणी माता के आशीर्वाद से जांगल देश में एक नए राठौड़ राज्य की नींव रखी। 1488 में बीकानेर शहर बसाया। इसीलिए बीकानेर के राठौड़ बीका लाठौड़ कहलाते हैं। अच्छा, राव बीका ने बसाया। यहाँ के कौन से शासक खास रहे? एक तो राव लूणकरण थे, जिन्हें भीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसी रोछंद में कलयुग का कर्ण कहा है, उनकी दानशीलता के कारण। फिर राव जैतसी हुए,
जिन्होंने हुमायूं के भाई कामरान को हराया था, लेकिन बाद में वो मालदेव के साथ पाहेबा के युद्ध में मारे गए। और राव कल्याणमल, उन्होंने अकबर की अधीनता मानी थी। हाँ, कल्याणमल ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह का साथ दिया था और बाद में 1570 में नागौर दरबार में अपने बेटों राय सिंह और पृथ्वीराज के साथ अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो राय सिंह बीकानेर के अगले शासक बने, महाराजा राय सिंह। जी, महाराजा राय सिंह 1574-1612 अकबर और जहांगीर दोनों के बहुत भरोसेमंद मनसबदार और सेनापति रहे। उन्हें कई सूबों की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने ही बीकानेर में जमीन पर बने उस शानदार किले जूनागढ़ का निर्माण करवाया 1589-94। जूनागढ़, हाँ, वो किला तो अपनी नक्काशी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उस पर एक प्रशस्ति भी लगी है शायद। हाँ, राय सिंह प्रशस्ति, जिसे जैता नामक जैन मुनि ने लिखा था। राय सिंह की दानशीलता के कारण मुंशी देवी प्रसाद ने उन्हें राजपूताने का कर्ण कहा है। उन्होंने खुद भी राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथ लिखे। और राय सिंह के भाई पृथ्वीराज राठौड़, वो तो अकबर के नवरत्नों में तो नहीं थे, पर दरबारी कवि थे। हाँ, पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के बहुत सम्मानित दरबारी कवि थे। अकबर ने उन्हें गागरोन का किला जागीर में दिया था। वहीं रहकर उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध रचना वेली कृष्ण रुक्मिणीरी लिखी। अच्छा, वेली कृष्ण रुक्मिणीरी, इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ना? बहुत ज्यादा। दुर्सा आढ़ा जैसे चारण कवि ने तो इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कह दिया था। इटली के विद्वान टेसीटोरी, जिन्होंने राजस्थानी साहित्य पर बहुत काम किया, उन्होंने पृथ्वीराज को डिंगल का होरेस कहा है। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी की साहित्यिक शैली है। कमाल है, बीकानेर में युद्ध के साथ साथ साहित्य भी खूब फला फूला। अच्छा, आगे चलकर कर्ण सिंह हुए, जिनके समय मतीरे की राड़ हुई थी। हाँ, महाराजा कर्ण सिंह 1644 में बीकानेर और नागौर के बीच सीमा पर उगे एक तरबूज मतीरा के लिए युद्ध हो गया था, जिसे मतीरे की राड़ कहते हैं। इसमें कर्ण सिंह ने नागौर के अमर सिंह राठौड़ को हराया था। कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि भी मिली थी। और फिर अनूप सिंह, जो दक्षिण भारत से बहुत सारी मूर्तियां लाए थे। जी, महाराजा अनूप सिंह 1669-98। औरंगजेब ने उन्हें माही मरातिब की उपाधि दी थी। वो जब दक्षिण भारत में मुगल अभियानों पर थे, तो वहां से हिंदू देवी देवताओं की बहुत सी मूर्तियां इकट्ठी करके बीकानेर ले आए, जिन्हें औरंगजेब तोड़वा रहा था। ये मूर्तियां आज भी बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवता मंदिर और अन्य जगहों पर सुरक्षित है। अरे वाह, ये तो बड़ा काम किया उन्होंने। और उन्होंने अनूप संस्कृत पुस्तकालय भी बनवाया था। हाँ, बीकानेर में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी की स्थापना उन्होंने ही की थी, जहां आज भी हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। उन्होंने खुद भी अनूप विवेक, काम प्रबोध जैसे ग्रंथ लिखे। उनके दरबारी संगीतज्ञ भाव भट्ट ने भी संगीत पर कई ग्रंथ लिखे। बहुत बढ़िया। और फिर सूरत सिंह, जिन्होंने भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा। हाँ, सूरत सिंह ने 1805 में मंगलवार के दिन भाटी राजपूतों से भटनेर का किला जीता था। इसीलिए उसका नाम हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ रख दिया। उन्होंने चूरू पर भी चढ़ाई की थी, जहां कहते हैं गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए थे। इन्होंने ही 1818 में अंग्रेजों से संधि की। और गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह 1887 से 1943, इन्हें तो आधुनिक बीकानेर का निर्माता कहा जाता है। बिल्कुल सही। महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर रियासत को आधुनिक बनाने के लिए बहुत काम किया। उनकी ऊंटों की सेना गंगा रिसाला ने चीन के बॉक्सर विद्रोह और पहले विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। उन्होंने छप्पनिया अकाल के दौरान बहुत अच्छा प्रबंधन किया, जिसके लिए अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी। गंग नहर भी तो उन्होंने ही बनवाई थी। हाँ, 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाकर सतलज का पानी बीकानेर के रेगिस्तानी इलाके तक लाए। ये उस समय की इंजीनियरिंग का कमाल था। इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ या राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय थे। जी हाँ, उन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन 1919 और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में लंदन में भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। वो चेंबर ऑफ प्रिंसेस के पहले चांसलर भी रहे। बीकानेर में लालगढ़ पैलेस भी उन्होंने बनवाया। बीकानेर का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। चलिए अब अंत में चौहान राजवंश की बात करते हैं। इनकी तो बहुत सारी शाखाएं थी राजस्थान में। हाँ, चौहानों का इतिहास बहुत विस्तृत और गौरवशाली रहा है।
उनकी उत्पत्ति को लेकर भी कई मत हैं। कोई अग्निकुंग से बताता है, कोई सूर्यवंशी, कोई ब्राह्मण। मुख्य शाखा शाकंभरी यानी सांभर से शुरू हुई, जिसके संस्थापक वासुदेव चौहान माने जाते हैं, लगभग 551 ईस्वी। सांभर झील भी उन्होंने बनवाई थी, ऐसा कहते हैं? हाँ, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। फिर अजय राज हुए, जिन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। और विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव, उन्हें चौहानों का स्वर्णकाल लाने वाला माना जाता है। बिल्कुल, विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव लगभग 1153 से 1163 एक महान विजेता और विद्वान शासक थे। उन्होंने दिल्ली को तोमरों से जीता। वो खुद कवि थे। हरकेली नाम का नाटक संस्कृत में लिखा। अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवा दी। उन्हें कवि बांधव की उपाधि भी मिली थी। और फिर चौहानों में सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय। हाँ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से 1192। रायपिथौरा और दलपुंगल जैसी उपाधियां थीं उनकी। बहुत कम उम्र में शासक बने। उनकी मां कर्पूरी देवी ने शुरुआत में संरक्षिका के तौर पर काम किया। उन्होंने भंडानकों का दमन किया, महोबा के चंदेलों को हराया, जिसमें आल्हा उदल लड़े थे। और मोहम्मद गोरी से तराइन के युद्ध? जी, तराइन का पहला युद्ध 1191 पृथ्वीराज ने जीता। गौरी बुरी तरह हारा, लेकिन अगले ही साल 1192 में गौरी फिर पूरी तैयारी से आया और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इस हार के कारण क्या थे? कई कारण गिनाए जाते हैं। गौरी की बेहतर सैन्य रणनीति, राजपूत सेना में शायद एकता की कमी, पृथ्वीराज का अति आत्मविश्वास। इस हार के परिणाम बहुत दूरगामी हुए। भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ गई। पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे चंदर बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, और जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखा। पृथ्वीराज के बाद चौहान वंश खत्म हो गया क्या? अजमेर से तो उनका शासन खत्म हो गया, लेकिन उनके बेटे गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की नई शाखा स्थापित की 1194। अच्छा, रणथंभौर के चौहान, इनमें हम्मीरदेव चौहान बहुत प्रसिद्ध हुए। हाँ, हम्मीरदेव चौहान 1282-1301 अपनी वीरता, हठ और शरणागत वत्सलता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई। जलालुद्दीन खिलजी ने उन पर हमला किया, पर सफल नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी से उनका संघर्ष क्यों हुआ? मुख्य कारण था हम्मीर का अलाउद्दीन के विद्रोही मंगोल सैनिकों मोहम्मद शाह और केभरू को शरण देना। अलाउद्दीन ने उन्हें लौटाने को कहा, पर हम्मीर ने मना कर दिया। शरणागत को न लौटाना उनका सिद्धांत था। इसी बात पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर चढ़ाई की। और रणथंभौर का साका हुआ? हाँ, लंबे घेरे के बाद जब किले में रसद खत्म होने लगी और हम्मीर के सेनापतियों रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात किया, तब हम्मीरदेव के नेतृत्व में केसरिया हुआ और उनकी रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ। ये राजस्थान का पहला साका माना जाता है 1301। हम्मीर के बारे में कहावत मशहूर है, सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हट, चढ़े न दूजी बार। वाह, मतलब अपने वचन के पक्के। अच्छा, चौहानों की एक और शाखा जालोर में भी थी, सोनगरा चौहान। जी हाँ, जालोर में सोनगरा चौहान वंश की नींव कीर्तिपाल कीतू ने रखी थी। लगभग 1181 में नैणसी ने उन्हें कीतू, एक महान राजा, कहा है। और यहाँ का सबसे प्रतापी शासक कान्हड़देव हुए, जिनका अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष हुआ। हाँ, कान्हड़देव मृत्यु 1311। अलाउद्दीन खिलजी से उनके संघर्ष के भी कई कारण थे। अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, जालोर का गुजरात जाने वाले रास्ते पर होना, कान्हड़देव का खिलजी की सेना को रास्ता न देना, सोमनाथ से लूटी मूर्तियों को वापस छीन लेना, और एक कहानी कान्हड़देव के बेटे वीरमदेव और खिलजी की बेटी फिरोजा के प्रेम प्रसंग की भी है। अच्छा, प्रेम प्रसंग भी एक कारण था। हाँ, पद्मनाभ के ग्रंथ कान्हड़देव प्रबंध और नैणसीरी ख्यात में इसका जिक्र है। खिलजी ने पहले जालोर के ही एक हिस्से सिवाना पर हमला किया 1308, वहां साका हुआ। फिर 1311 में जालोर पर हमला किया। यहाँ भी बीका दहिया नाम के सरदार के विश्वासघात के कारण खिलजी किले में घुस गया और कान्हड़देव वीरगति को प्राप्त हुए। जालोर का साका हुआ। खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद रख दिया। मतलब रणथंभौर और जालोर दोनों जगह खिलजी से संघर्ष और साके हुए। चौहानों की और भी शाखाएं थीं, सिरोही,
बूंदी, कोटा। हाँ, सिरोही में देवड़ा चौहान थे, जिसकी स्थापना लुम्बा ने की थी। बाद में सहसमल ने सिरोही नगर बसाया। यहाँ के शासक सुल्तान ने अकबर की सेना को दत्तानी के युद्ध 1583 में हराया था। सिरोही राजस्थान की आखिरी रियासत थी जिसने अंग्रेजों से संधि 1823 की। और बूंदी कोटा के हाड़ा चौहान? बूंदी में हाड़ा चौहान वंश की स्थापना देवा हाड़ा ने की थी। यहाँ का तारागढ़ किला मशहूर है। बाद में बूंदी के ही शासक रतन सिंह के बेटे माधो सिंह को शाहजहां ने कोटा का स्वतंत्र शासक बना दिया 1631। इस तरह कोटा राज्य बना। कोटा के भीम सिंह वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। उम्मेद सिंह के समय सारी शक्ति दीवान जालिम सिंह झाला के हाथ में आ गई थी। अच्छा, कोटा बूंदी से ही निकला। और झालावाड़, वो भी यहीं से? हाँ, कोटा के दीवान जालिम सिंह झाला के पोते मदन सिंह झाला ने अंग्रेजों की मदद से कोटा से अलग होकर 1838 में एक नई रियासत बनाई, झालावाड़। ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान की आखिरी रियासत थी। राजधानी झालावाड़ को घंटियों का शहर भी कहते हैं। तो ये थी राजस्थान के कुछ प्रमुख राजवंशों की कहानी। मेवाड़ का कभी न झुकने वाला जज्बा, मारवाड़ का विस्तार और संघर्ष, बीकानेर का रेगिस्तान में उदय और चौहानों का अलग अलग जगहों पर फैला शौर्य। कितना कुछ है इस इतिहास में। बिल्कुल, वीरता है, बलिदान है, कला और संस्कृति का संरक्षण है, तो साथ में धोखा भी है, आपसी झगड़े हैं, राजनैतिक मजबूरियां हैं। ये कहानियां सिर्फ गुजरे जमाने की बातें नहीं है, ये हमें आज के बारे में भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। सही कहा। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि उस युग की राजनीतिक जरूरतें, राजाओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं और उस समय के जो सांस्कृतिक मूल्य थे, वो आज के नेतृत्व, समाज और इतिहास को देखने के हमारे नजरिए को कैसे प्रभावित करते हैं। इन वीर गाथाओं के पीछे जो इंसान थे, उनकी खुशी, उनके दुख, उनकी मजबूरियां, वो हमें क्या सिखाती हैं? यही सवाल है शायद जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इतिहास सिर्फ तारीखें और घटनाएं नहीं है, ये इंसानी जज्बात और अनुभवों का एक बहता हुआ दरिया है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे इतिहास के किसी और पन्ने को साथ मिलकर पलटने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। तो जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? बड़े बड़े किले, राजा महाराजा, है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है। ये कहानी है एक अदम्य साहस की, एक ऐसे जज्बे की जिसने हार को भी एक शान में बदल दिया। और इस पूरी गाथा के केंद्र में, दिल में धड़कता है एक नाम, मेवाड़। वो साम्राज्य जिसने अपनी आजादी की खातिर सदियों तक लड़ाई लड़ी। तो इस सफर में हम मेवाड़ की पूरी कहानी को समझेंगे, कैसे इसका उदय हुआ, कौन से बड़े संघर्ष इसने देखे और कैसे राणा कुंभा और महाराणा प्रताप जैसे नायकों ने इसकी विरासत को गढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पुराने जमाने में राजस्थान आज जैसा नहीं था। ये कई शक्तिशाली राज्यों का एक तरह से रण क्षेत्र था। यहाँ लगातार संघर्ष चलते रहते थे, साम्राज्य बनते थे और बिगड़ते भी थे। और इसी उथल पुथल के बीच उदय हुआ एक ऐसे राजवंश का, मेवाड़ के गुहिल राजवंश का। इतिहासकार मानते हैं कि यह दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले राजवंशों में से एक है। और इसकी नींव रखी थी एक बहुत ही महान योद्धा ने। वो थे बप्पा रावल। कहानी कहती है कि उन्हें हारित ऋषि का आशीर्वाद मिला था और उसी से उन्होंने 734 एडी में उस महान चित्तौड़ के किले को जीता। सोचिए, ये वो नींव थी जिस पर एक ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा हुआ जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। अच्छा, उनका प्रभाव कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा एक बहुत ही दिलचस्प बात से लगता है। आज पाकिस्तान में जो शहर है रावलपिंडी, उसका नाम भी बप्पा रावल के ही एक सैन्य ठिकाने यानी कैंटोनमेंट के नाम पर पड़ा है। कमाल की बात है ना, 8वीं सदी का एक राजा और उसका असर आज तक जिंदा है। लेकिन अब मेवाड़ के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आने वाला था, एक ऐसा अध्याय जहां इस राज्य की पहचान सिर्फ जीत से नहीं बल्कि बलिदान और एक अटूट साहस से बनने वाली थी। और ये कहानी जुड़ी है चित्तौड़ के किले से। साल था 1303। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी एक बहुत बड़ी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ के दरवाजे पर आ पहुंचा था और किले के अंदर राजा रत्न सिंह अपने लोगों और अपने सम्मान की रक्षा के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो सवाल उठता है कि खिलजी की नजरें चित्तौड़ पर थीं ही क्यों? देखे, वजह कई थीं। एक तो उसकी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, दूसरा व्यापार के जो अहम रास्ते थे उन पर कब्जा करना, और तीसरा मेवाड़ का जो बढ़ता हुआ प्रभाव था उसे कुचल देना।
लेकिन इन सब राजनीतिक वजहों के साथ साथ एक और कहानी हमेशा जुड़ती है, रानी पद्मिनी को पाने की लेजेंडरी इच्छा। और जब ये साफ हो गया कि हार निश्चित है, तब चित्तौड़ ने वो किया जिसे इतिहास आज भी याद करता है, साका। ये सम्मान की रक्षा का आखिरी संकल्प था। इसमें दो चीजें होती थीं। महिलाओं ने जौहर की आग में खुद को समर्पित कर दिया ताकि वो दुश्मन के हाथ ना लगें, और पुरुषों ने केसरिया बाना पहनकर अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया। किला तो 25 अगस्त 1303 को खिलजी के हाथों में आ गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। सुल्तान ने कत्लेआम का हुक्म दिया। कहा जाता है कि करीब 30,000 आम नागरिक, निर्दोष लोग उस दिन मारे गए। चित्तौड़ का यह पहला साका मेवाड़ के इतिहास पर बलिदान का एक ऐसा निशान छोड़ गया जो कभी मिट नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश की राख से ही नई शुरुआत होती है। मेवाड़ भी फिर से खड़ा हुआ, और अब दौर आया एक ऐसे राजा का जिसने ना सिर्फ तलवार की ताकत को समझा बल्कि छेनी और कलम की ताकत को भी पहचाना। ये युग था राणा कुंभा का। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। मेवाड़ में कुल 84 किले थे और उनमें से 32 किले, जी हां 32, इतने किले अकेले राणा कुंभा ने या तो बनवाए या उनकी मरम्मत करवाई, जैसा कि वीर विनोद ग्रंथ में लिखा है। उन्हें राजस्थान का फोर्ट्रेस बिल्डर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन बात सिर्फ किलों की नहीं थी। राणा कुंभा की शख्सियत के कई पहलू थे। वो एक योद्धा तो थे ही, लेकिन साथ ही एक बड़े विद्वान थे, एक बहुत ही कुशल वीणावादक थे, और उन्होंने संगीत पर कई ग्रंथ भी लिखे। वो कला और वास्तुकला के बहुत बड़े संरक्षक थे, मतलब एक असाधारण प्रतिभा के धनी थे। और उनकी इस पूरी विरासत का सबसे बड़ा, सबसे शानदार प्रतीक क्या है? वो है विजय स्तंभ, द टावर ऑफ विक्ट्री। ये जो 9 मंजिला टावर है, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है। ये मालवा के सुल्तान पर मिली एक जबरदस्त जीत का ऐलान है, जो आज भी आसमान में सिर उठाए खड़ा है। और देखिए, मशहूर इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने इसके बारे में क्या कहा है। उन्होंने इसे सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि हिंदू देवी देवताओं का एक व्यवस्थित संग्रहालय कहा है, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड म्यूजियम। ये एक छोटी सी बात कुंभा की सोच के बारे में बहुत कुछ बता जाती है कि उनके लिए कला और संस्कृति कितने मायने रखते थे। अब मेवाड़ की कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हम मिलते हैं उसके सबसे प्रसिद्ध नायक से। एक ऐसा नाम जो आज भी प्रतिरोध और स्वाभिमान का दूसरा नाम बन चुका है। एक ऐसा योद्धा जिसकी वीरता की कहानियां हम सबको प्रेरित करती हैं, महाराणा प्रताप। साल था 1576 और मैदान था हल्दी घाटी का। ये कोई बराबर की लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए, एक तरफ थी अकबर की विशाल मुगल सेना जिसके पास ताकत, पैसा, संसाधन, हर चीज की कोई कमी नहीं थी, और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, अपने कुछ गिने चुने लेकिन जांबाज योद्धाओं के साथ, जिनका मकसद सिर्फ एक था, अपनी आजादी को बचाना। इसी वजह से इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इस लड़ाई को एक बहुत ही खास नाम दिया, मेवाड़ की थर्मोपाइली। थर्मोपाइली वो जगह थी जहां मुट्ठी भर स्पार्टन सैनिकों ने एक बहुत बड़ी फारसी सेना को रोक दिया था। तो ये तुलना दिखाती है कि प्रताप का साहस कितना बड़ा था। देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध का नतीजा क्या निकला, इस पर इतिहासकारों में आज भी बहस होती है। कोई कहता है प्रताप जीते, कोई कहता है हारे, लेकिन एक बात पर कोई बहस नहीं है, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। और यही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कभी कभी एक हार भी जीत से ज्यादा बड़ी बन सकती है? शायद महाराणा प्रताप की विरासत इसी सवाल का जवाब है। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, 734 एडी में बप्पा रावल के शक्तिशाली राज्य की स्थापना से लेकर 1303 में चित्तौड़ के उस दर्दनाक साका तक, फिर 1437 में राणा कुंभा के दौर में कला और संस्कृति के पुनर्जागरण से लेकर 1576 में महाराणा प्रताप के उस अटूट प्रतिरोध तक, मेवाड़ की कहानी एक ही धागे में पिरोई हुई है, और वो धागा है साहस और कभी ना झुकने का जज्बा। और आज उनके ये किले, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इसी महान विरासत की गवाही देते हैं। तो आखिर में मेवाड़ की विरासत क्या है? ये सिर्फ युद्धों की तारीखें नहीं हैं, ये उस जबरदस्त आज़ादी के जज्बे की कहानी है। ये सम्मान के लिए किए गए बलिदान का एक वसीयतनामा है। ये उन शानदार किलों की कहानी है जो आज भी वक्त को मात दे रहे हैं। और ये
उस सांस्कृतिक पहचान की कहानी है जो इतने संघर्षों के बाद बनी। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, किसी भी विरासत को हमेशा के लिए जिंदा क्या चीज रखती है? सिर्फ सैन्य जीत, या फिर प्रतिरोध की वो अदम्य भावना, वो जज्बा जो कभी हार नहीं मानता?